शहर से थोड़ा दूर कस्बे के पुराने खंडहर और नीम के पेड़ों के बीच एक छोटी सी गली थी, नमी और माटी की खुशबू से भरी। वहीं गली में एक पुराना मिट्टी का मकान था, जिसका दरवाजा तेज हवा चलती तो खुद ब खुद चीखने लगता। उस मकान में दो मासूम रहते थे, अलीना और अयान। अलीना 12 साल की, बड़ी आंखों वाली, जिसे देखकर लगता जैसे आंखों के अंदर ही आसमान का साफ आईना बसा हो। अयान 10 साल का, हल्की सी मासूमियत जिसमें अभी तक दुनिया की सख्ती का रंग पूरा नहीं घुला था। दोनों के बाल धूप में चमक जाते और जब हवा उन्हें हिलाती तो यूं महसूस होता जैसे किस्मत के पन्ने पलट रहे हों। इन बच्चों की मां ने 1 साल पहले दुनिया छोड़ दी थी। बाप का पता तो पहले ही गुम था। कोई कहता ठेला चलाता था, कोई कहता कहीं मजदूरी में मर मिट गया। लोग जो भी कहते रहें, मगर अलीना अपने अंदर एक खाली से कोने में मां की महक बचाकर रखे थी। वो महक जो दवाखाने की दवाओं और अदरक की चाय के साथ गले के खांसी में घुली रहती थी। अयान को याद था मां की आवाज, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखना, रहम व करम उसी के हाथ में है। जब कभी बुखार आता या रोटी के टुकड़े पतले पड़ जाते, अलीना यही दोहरा देती, अल्लाह पर यकीन। सुबह का वक्त था। गली के किनारे पर मिठाई की दुकान से इलायची की खुशबू आ रही थी। दूध गर्म हो रहा था और दुकानदार की बड़ी देग में चाशनी हल्की हल्की उबल रही थी। अलीना अपने छोटे बर्तनों के साथ निकल पड़ती थी। पानी भरना, पोछते में कुछ लकड़ी के टुकड़े जमाना और पड़ोस की अम्मी, बड़ी अम्मी के लिए कुछ काम कर देना ताकि बदले में थोड़ा आटा मिल जाए। आज अलग सा दिन था। आसमान पर बादल थे, लेकिन हवा में एक अजनबी सा सुकून भी, जैसे कहीं से कोई दुआ उड़ती हुई सीधे उनके छत पर आ रुकी हो। अयान ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली, जो असल में एक हाफ यूज स्कूल कॉपी थी, और उस पर कलम चलाया। आज रोटी कम बची है, मगर कल सुबह अलीना ने कहा है कि अल्लाह राजी होगा तो सब हो जाएगा। उसने बेतुए ने बिस्मिल्लाह लिखा और कॉपी बंद कर दी। वो जब जब बिस्मिल्लाह लिखता, उसे लगता जैसे एक नया दरवाजा खुल गया हो। एक दरवाजा जिसके पीछे कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो सब देख रहा हो, सब समझ रहा हो। दोपहर ढल रही थी। सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन उसकी गर्माहट पुरानी ईंटों पर चमक रही थी। अलीना बाजार की तरफ चली। सोचा था कि आज पुरानी चप्पलों का आधा सोल ठीक करवा आएगी, क्योंकि उनमें से एक पेड़ के जड़ों से कट कट के निकल आया लोहा लगातार निकल आता और पैर में चुभता। लेकिन बाजार तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले के भेदभाव पैदा हो गए। किसी ने आवाज लगाई, अरे अलीना, तुम लोगों का राशन कार्ड अधूरा पड़ा है। सरकारी दफ्तर से मोहर नहीं लगी। वेंटिलेटर वाली अम्मी को हॉस्पिटल से कोई कागज मिला था क्या? अलीना रुक गई। उसने नरमी से कहा, हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मोहल्ले की जुबान इतनी आसान से थकती कहाँ है। एक और औरत बोली, कोशिश कोशिश से पेट भरता है क्या? कुछ लोगों ने हंसी उड़ा दी। अलीना का चेहरा एक पल को जर्द हो गया। फिर उसने सर झुकाकर अल्लाह का नाम लिया। सब्र, वो धीरे से बोली, सब्र ही ईमान का आधा हिस्सा है। शाम को बादल घने हो गए। तेज हवा ने रस्सी पर सूखते कपड़ों को जोर से हिलाया, कपड़े जैसे हवा से दुआ मांग रहे हों। गली के आखिर में वो पुरानी मस्जिद थी। उसका मीनार खंडहर सा था, लेकिन अजान की आवाज अभी भी रूह तक उतर जाती। मगरिब के करीब अजान हुई और अलीना ने अयान का हाथ थामा। चलो नमाज पढ़ लें। दोनों मस्जिद के चबूतरे पर बैठ गए। अयान की पलकें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे हर दुआ के बाद वो कुछ एक्सपेक्ट करता हो, कुछ छोटा सा मौजिज़ा। अलीना ने अपनी चादर सिरहाने तक खींच ली और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी दुआ बहुत साधारण थी, न ज्यादा अल्फाज, न कोई शब्दों का शानो शौकत। या रब, हम दोनों के लिए रोजी का रास्ता खोल दे, हमारी माँ की कब्र को नूर से भर दे, हमें बेसब्री से बचा, हमें अपने करीब रख। उसी वक्त मस्जिद के पीछे वाले बगीचे से किसी के कदमों की हल्की सी आहट आई। एक आदमी बुंद कमीज और पुरानी टोपी में चुपचाप चबूतरे के किनारे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के नीचे घेरे थे, लेकिन चेहरे पर बड़ी नरमी थी। उसने खांसी दबाकर कहा, बेटी, नमाज के बाद अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो मुझे थोड़ा काम करवाना है। अलीना ने अयान को देखा। अयान की आंखों में सवाल था, लेकिन खौफ नहीं। आदमी ने शांति से कहा, मैं हाजी करीम हूं, पुरानी मस्जिद की किताबें और तकरीर की पुर्जे साफ करवाने हैं। कमाई ज्यादा नहीं, पर इज्जत से। अलीना को लगा अल्लाह ने उसकी आवाज को जल्दी सुन लिया। उसने सर हिला दिया, हम कर देंगे।
अगले दिन सुबह अलीना और अयान मस्जिद के पीछे छोटे से कमरे में पहुंच गए। कमरा जिसमें सफेद चादर पड़ी थी और एक कोने में 2 रफू करने के सुई धागों का डिब्बा। हाजी करीम ने पुरानी किताबों का एक ढेर सामने रखा। जल्द उतर चुकी थी, कुछ पर बारीक धूल अच्छी तरह जम गई थी। इस धूल को प्यार से उड़ाओ, हाजी ने कहा। किताबें लोगों के हाथ से गुजरी ये रूहानी चीजें हैं, इन्ना कहते हुए साफ करना। अयान को किताबों से अजीब लगाव था। जब वो उनकी पर्चियों को हाथ लगाता उसे हाइपर सा सुकून मिलता, जैसे कागज की सांस उसकी अपनी सांस से मिल गई हो। अलीना ने धूल को हल्के हाथ से उड़ाया, कपड़े से साफ किया जिन पर कुरानी आयत के हाशियों में से किसी बुजुर्ग की लिखावट झलक रही थी। उस कमरे की खामोशी में सर्र सर्र करते पन्ने एक नए इंसानी रिश्तों का राज खोल रहे थे। रिश्ता सब्र का, साफ नियत का और अल्लाह पर यकीन का। 2 घंटे के बाद जब धूप ज्यादा हो गई, हाजी करीम ने 2 गरम रोटियां और चना की थाली रखी। खुद खाना, उन्होंने कहा, और जो बचे घर ले जाना। अयान ने पहले अलीना को देखा। अलीना ने मुस्कुराकर 2 रोटियों को आधा आधा किया। बिस्मिल्लाह, अयान ने फिर कहा और पहला निवाला मुंह में डाला। उस पल उनके लिए यह खाना सिर्फ रोटी छना नहीं था, यह एक निशानी थी कि जब बंदा अपने काम की नीयत पाक रखता है तो अल्लाह उसके लिए जर्रे जर्रे को बरकत बना देता है। सांझ ढलने लगी। आसमान पर लहू रंग की रेखा खींच गई, जैसे किसी ने रूह पर हल्का सा सुर्ख पहा रख दिया हो। दोनों घर लौट रहे थे कि बीच रास्ते में उनको वही मोहल्ले की औरत मिल गई जिसने कल उनकी कोशिश पर हंसी उड़ाई थी। उसके हाथ में एक डिब्बा था, डिब्बे पर मिठाई की दुकान का निशान। लो, उसने कहा, यह आज मंदिर के लंगर से बचा हुआ प्रसाद है, ले आई हूं। अयान के होंठों पर हल्का सा शक उभरा, लेकिन अलीना ने डिब्बा लिया और अदब से कहा, शुक्रिया। औरत को शायद खुद यकीनी तौर पर समझ नहीं आया कि वो क्यों लाई। शायद रूह के किसी कोने में हल्का सा दर्द था जो मौजूदा हालत को देखकर जाग गया था। शायद मोहल्ले की नजरों ने उससे अपनी नजर बदलने पर मजबूर किया, या फिर अल्लाह के काम तो कोई समझ नहीं पाया। घर पहुंचकर अलीना ने रोटी के साथ थोड़ा प्रसाद मिलाकर रात का खाना बना लिया। अयान ने डायरी खोली और लिखा, आज हमें काम मिला। हाजी करीम ने रोटी दी, एक आंटी ने प्रसाद दिया। शायद लोग बड़े गलत नहीं होते, वो बस देखते कम और समझते कम होते। उसने डायरी बंद की और अपने छोटे बर्तन को लपेट दिया। रात का अंधेरा अंदर तक गिर रहा था, लेकिन छोटे दिए की लौ ने कमरे के कोना कोना को हल्का सा नूर दे दिया। ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज, चाहे चमकती हो या पुरानी, अपनी जगह पे शुक्र अदा कर रही हो। फिर आया वो लम्हा जो इस कहानी की धड़कन बन गया। दूर से ढोलक की हल्की सी आहट, फिर मोहल्ले के आखिर पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज, फिर जूतों की छप छप जैसे पैरों ने कच्ची मिट्टी को दबा दिया हो। दरवाजे पर दस्तक हुई, 1, 2, 3 बार। अलीना ने अयान को पीछे रोका और खुद दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ते के ऊपर हल्की सी चादर, आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजनबी सी मुस्कुराहट। उसके साथ 2 और लोग थे, एक के हाथ में पुरानी लकड़ी का बॉक्स। तुम अलीना हो? उस आदमी ने पूछा। अलीना ने हाँ में सर हिलाया। मैं सादिक साहब का दोस्त हूं, उसने धीरे से कहा। वही सादिक साहब जो तुम्हारी माँ के पुराने नाप तोल के खाते बनाया करते थे। उनकी मौत के बाद उनके पेपर्स में पास रह गए। आज उनका एक कागज मिला, तुम्हारे नाम का। अलीना की धड़कन एक पल को रुकी, फिर तेज हो गई। हमारा नाम? उसने खाली सी आवाज में पूछा। अयान दरवाजे की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक छोटा सा ताज्जुब, एक बेचैनी और साथ ही साथ वो पुरानी उम्मीद की चमक जो हर बच्चे के दिल में होती है जब वो किसी खुशखबरी के पक दिए की राह देखता है। आदमी ने बॉक्स खोला, अंदर से 2 कागज निकाले, एक छोटा सा पर्चा और एक पुराना बैंक का पासबुक जैसा कॉपी। तुम्हारी माँ ने कुछ जमा किया था, उसने कहा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि कुछ दिनों का चैन और एक नया हवाला तुम्हारे हाथ आएगा। अलीना के होंठों पर सुबह अल्लाह खुद ब खुद आ गया। अयान ने हिचकी सी ली। कमरे के अंदाज में दिए की छोटी सी लौ ने सीधा आदमी के चेहरे पर आकर रुक गई, जैसे उसकी बातों को तस्दीक कर रही हो। आदमी ने एक और कागज निकाला जिसमें एक लाइन गुलाबी स्याही से लिखी थी, अगर ये कागज कभी मिले तो इस पर लिखे 2 बच्चों तक पहुंचाएं, अलीना और अयान, जो मेरे लिए अल्लाह की अमानत है। नीचे साइन धुंधला सा, शायद सादिक साहब का। आंखों के सामने सब कुछ थोड़ा बादल हो गया, दिल भर आया, सांस भारी हो गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक पासबुक और कागज तक सिमटने वाली नहीं थी। आदमी ने एक पल के ठहराव के बाद बोला,
लेकिन एक बात है, इन कागजों के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारे घर के किनारे पर जो खेतों की पतली सी नाली है, उस पर कब से फैसला लटका है। कहीं कहीं से लोग कहते हैं कि वो नाली तुम्हारे दादा के जमाने में तुम्हारे मकान की ही हिफाजत के लिए छोड़ दी गई थी, ताकि बारिश का पानी बाहर जाए। मगर कुछ लोग अब कह रहे हैं कि वो गांव की जमीन है, कल सुबह पंचायत बैठने वाली है। अलीना का दिल फिर से उसी पुराने अंधेरे से दो चार हुआ, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक चिंगारी सी रोशनी भी थी। अब वो अकेली नहीं थी, अल्लाह की तरफ से एक इशारा आ चुका था, बरकत का और इम्तिहान का। उसने अयान की तरफ देखा। अयान ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, यकीन। उस रात दोनों बच्चे देर तक सोए नहीं। दिया बुझ गया, लेकिन खिड़की से आती चांदनी की हल्की सी लकीर उनकी चादर पर पड़ती रही। अलीना ने अपनी मां की पुरानी चादर को सीने से लगाया और धीरे से कहा, या रब, अगर ये नाली हमारी है तो हमें इज्जत से मिल जाए, अगर नहीं तो हमें उस सब्र का सिला दे दे जो तू अपने बंदों को देता है। उसकी दुआ हवा में घूम गई, फिर लगता था कि छत के कोने से पलटकर उनके पास आ बैठी। सुबह होने से थोड़ा पहले बिजली गरजी और बारिश के पहले कतरे गिरे। गली की मिट्टी से मिट्टी की खुशबू उठी। पॉकेट में दो छोटे दिल, जिनकी धड़कन अब एक साथ चल रही थी। पंचायत के फैसले से पहले ही आसमान ने फैसला कर दिया। पानी उसी पतली नाली से बहने लगा जिसके ऊपर बात लटकी हुई थी। आवाज बनी, घर घराहट की, पुकारने की, जैसे पानी खुद गवाही दे रहा हो। मगर सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता। सुबह की आरती की घंटी और अजान की आवाज एक साथ गूंजी। पंचायत बैठी। गांव के कुछ मोहतरम लोग और कुछ चालबाज चेहरे भी। हाजी करीम कॉर्नर में चुप थे, जैसे दुआ की तस्बीह के मोती गिराकर अब उनकी धड़कन से उन्हें ढूंढ रहे हों। सादिक साहब का दोस्त अपनी टोपी ठीक कर रहा था, और वहां बीच में इलीना और अयान, दो मासूम, दो आंखें और एक यकीन। सरपंच ने कागज हाथ में लिया। मेहनत की लकीरें उसके चेहरे पे थीं। बात सिंपल है, किसी ने ठीक ली। नाली गांव की है। नहीं, किसी और ने कहा, यह नाली इस मकान की हिफाजत में बनी थी। शोर बढ़ता गया। अलीना ने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज पतली थी, लेकिन उसमें एक इत्मीनान था, जैसे दूर कहीं दरिया अपनी राह चाहिए बनाता हो। हमें कानून समझ नहीं आता, उसने कहा, पर हमें अल्लाह पर यकीन है, जो सच है उसी को रहेगा। एक पल को सब चुप हो गए, जैसे एक चिड़िया ने हवा में पंख फड़फड़ाए और सबने उसकी धार को सुन लिया। तभी जमीन हिलती सी महसूस हुई। भीगती मिट्टी से एक पतला सा बांकी हिस्सा फिसला और नाली के किनारे से एक पुरानी झंग लगी लोहे की चादर जैसी चीज झलक गई। शोर दोबारा, अरे ये तो किसी ने पुराने जमाने में रहते हाथ से बनाई बाउंड्री होगी। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। मैंने देखा था जब ये नाली बनी थी। तुम्हारी दादी जिस दिन यहाँ रोटी बेल रही थी, उस दिन गांव के आदमियों ने मिलकर यही पर्च बनाया था कि बारिश का पानी उनके घर को न डुबोए। सरपंच ने हल्का सा कदम पीछे किया, फिर कागज देखे, फिर बैंक की कॉपी, सादिक साहब का पर्चा, फिर अलीना का चेहरा। बारिश तेज हो चुकी थी। नाली से पानी सीधा गली के बाहर की खेतों की तरफ निकल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने कभी सोचकर इसकी राहें बनाई हों। सरपंच ने आवाज नरमी से निकाली, फैसला कल सुबह लिखित रूप में देंगे। आज के लिए यह नाली इन बच्चों की अमानत जैसे ही रहेगी। लोग अपने अपने घर की तरफ लौटते गए। अलीना ने हल्का सा सांस छोड़ा। अयान ने डायरी खोली और सिर्फ एक लफ्ज लिखा, शुक्र। और जब दोनों घर लौटने लगे, हवा ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने दरवाजे पर लिख दिया हो। यकीन से बड़ी ताकत कोई नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस शाम जब अलीना चूल्हा जलाकर रोटी बेलने लगी, अयान ने खिड़की से देखा। गली के आखिरी कोने पर एक आदमी खड़ा उन्हें ताक रहा था। वही आदमी जो पंचायत में छुप छुप कर कागज देख रहा था। उसकी निगाहों में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा नक्शा निकाला और उस पर अंगूठा रखा। नक्शा पुराने कागजों का लगता था, जिसमें नाली के साथ एक और रेखा बनाई गई थी। एक रेखा जो सीधा अलीना के घर के पीछे के बगीचे तक जाती थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गलियों में फैल रही थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी से उठी हुई खुशबू अब भी हवा में घुली थी। अलीना ने चूल्हा जलाया। रोटी बेलते वक्त उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद पिछले दिन का फैसला, या शायद अल्लाह की रहमत का असर। अयान अभी तक सोता था। उसकी डायरी पलंग के कोने पर रखी थी। कल का शुक्र अब भी उस पर ताजा था। लेकिन अलीना के अंदर कहीं एक कोने में एक बेचैनी भी थी। वो आदमी
जो पंचायत के वक्त चुप था, जिसके हाथ में पुराना नक्शा था। उसका सोचना अलीना बंद नहीं कर पा रही थी। उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी छुपी हुई बात थी जो शब्द नहीं बन पा रही थी। दोपहर के आसपास वही आदमी फिर आया। उसका नाम फहीम निकला, एक पुराना जमींदार का बेटा जो अब शहर में रहता था, मगर गांव के कागजों और जमीन के फैसलों पर अब भी उसकी नजर रहती थी। उसने अलीना को देखा और धीरे से बोला, बेटी, ये जो तुम्हारे घर के पीछे का बगीचा है, ये भी किसी वक्त तुम्हारे दादा के नाम का था, लेकिन अब उस पर कोई कागज नहीं मिलता। मैं पुराने दफ्तर से 2 टुकड़े लाया हूं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अलीना ने कागज लिए, झंग लगे, किनारे से फटे हुए, मगर उन पर लिखा था, हकीकत यह है कि यह जमीन सादिक मियां की नस्ल के लिए है, जब तक कोई खुद अपना हाथ उठाकर इसका हक न छोड़ दे। अयान ने कागज को ध्यान से देखा, फिर अलीना की तरफ देखा। दीदी, उसने कहा, यह तो मतलब हुआ ये जमीन भी। फहीम ने बात काट दी, बच्चों, फैसला आसान नहीं है। गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि यह जमीन बेची जाए, पर तुम दोनों के लिए ये नई जिंदगी बन सकती है, मगर सच कह दूं, लड़ाई भी हो सकती है। अलीना चुप रही। उसके दिल में तूफान था, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक शांति। अगर अल्लाह ने चाहा, उसने धीरे से कहा, तो सच सामने आएगा। हम लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ अपना हक। शाम हुई। पंचायत का फैसला अभी लिखित रूप में आना था, पर गांव के कुछ लोगों ने पहले ही फजा गर्म कर दी। दूध वाले के दुकान पर बैठकर लोग कहने लगे, ये 2 बच्चे क्या करेंगे जमीन का? बेच देना चाहिए, पैसा सबसे बड़ा है। दूसरे बोले, नहीं, सादिक मियां ईमानदार थे, उनका हक बचा रहना चाहिए। अगले दिन पंचायत का लिखा हुआ फैसला आया। नाली का हक अलीना और अयान के नाम था, लेकिन बगीचे का जिक्र नहीं था। फैसले के बाद कुछ लोगों के चेहरे पर जलन थी, कुछ के दिलों में सुकून। अलीना ने फैसला सुना, फिर अयान का हाथ थामकर मस्जिद की तरफ चल दी। मस्जिद के चबूतरे पर दोनों ने 2 रकात शुक्राना की पढ़ी। आंखों में आंसू सुकून भी। अलीना ने दुआ मांगी, या रब, अगर ये जमीन हमारे लिए है तो इसे फितनों से बचा, अगर नहीं है तो हमें बेसब्री से दूर रख, हमें सिर्फ तेरा रास्ता चाहिए। लेकिन इसी बीच फहीम ने उन्हें बुलाया। उसके चेहरे पर एक नई बात थी। उसने कहा, बच्चों, पुराने दफ्तर के एक और कागज मिले हैं, और शायद ये कागज फैसला पलट सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। दफ्तर का दरवाजा आसान से नहीं खुलता, वहां सिफारिश और कागजों का ढेर होता है। अलीना ने अयान की तरफ देखा। अयान ने डायरी खोली, सिर्फ एक लफ्ज लिखा, सफर। फिर बोला, दीदी, हम जाएंगे। और उस पल से एक नई कहानी शुरू हुई, एक सफर की जिसमें सच के कागज, अल्लाह पर यकीन और 2 मासूम दिल एक साथ निकल पड़े शहर की तरफ। सुबह का वक्त था, गलियों में दूध वाले की घंटी बजती हुई गुजर रही थी और आसमान पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। बारिश के कतरे अब मिट्टी में समाये हुए थे, लेकिन उनकी खुशबू अब भी हवा में महसूस हो रही थी। अलीना ने एक पुरानी पोटली बांधी, उसमें बस 2 जोड़े रोटी के, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा लोटा पानी का था। शहर का सफर दूर का था, लेकिन जिंदगी का फैसला उस सफर के पीछे छुपा था। अयान ने अपनी छोटी सी डायरी को पोटली के अंदर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे हर नए सफर में एक नई उम्मीद छुपी हो। दीदी, उसने कहा, क्या शहर के लोग हमारे जैसे होते हैं? अलीना मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में थोड़ा डर भी था। लोग तो सब जगह एक जैसे होते हैं अयान, उसने धीरे से जवाब दिया। बस कुछ का चेहरा साफ होता है और कुछ का दिल। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिल गए। कुछ ने दुआ दी, कुछ ने बस ठंडी नजर से देखा। एक औरत जो हमेशा तानों के लिए मशहूर थी, कहती है, शहर के दफ्तर जाओगे? बेटा, वहां तो गरीब का काम कोई सुनता नहीं। अलीना ने सिर्फ ये एक लफ्ज कहा, अल्लाह सुनता है, और चलती रही। 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद एक पुरानी जीप गांव के बस अड्डे तक ले आई। उसका चालाक ड्राइवर, जिसके सर पर एक पुरानी टोपी थी, कह रहा था, शहर जाना है, आज दफ्तर बंद हो सकता है, कल ईद है ना, हम फिर भी जाएंगे। अलीना ने कहा, फैसला अल्लाह के हाथ है। जीप धूल भरे रास्ते से निकल रही थी। रास्ते में खेतों का सब्ज रंग, नदी का थोड़ा सा बहते पानी का साफ चेहरा, और कभी कभी पेड़ों की छांव मिलती। अयान ने खिड़की से देखा। शहर के पहले मंजर दिखने लगे थे। ऊंचे इमारतें, भीड़ और लोगों का शोर उसके लिए नया था। उसने डायरी में लिखा,
गांव की हवा और शहर का शोर अलग होते हैं। गांव में दिल धड़कता है, शहर में दिमाग। शहर के दफ्तर का मंजर अलग था। बड़े बड़े दरवाजे जहां पे पहरेदार बैठते थे। अंदर एक लंबी लाइन, हर आदमी के हाथ में कागजों का ढेर। कोई शिकायत के लिए, कोई पेंशन के लिए, कोई जमीन के फैसले के लिए। अलीना ने लाइन में खड़े होकर अपने कागज पहले पहरेदार को दिखाए। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, बच्ची, ये कागज पुराने हैं। तुम्हें तहसीलदार साहब के साइन लाने पड़ेंगे, वही फैसला करेंगे। तहसीलदार का कमरा दफ्तर के अंदर कोने में था। उसके बाहर कुर्सियों पर लोग बैठे थे। कुछ के चेहरे पर गुस्सा, कुछ के चेहरे पर थकान। जब अलीना की बारी आई, उसने अंदर जाकर कागज रखे। तहसीलदार एक पतला सा आदमी था, चश्मे के पीछे से धीरे धीरे बात करता था। उसने कागजों को देखा, फिर अलीना और अयान को देखा। ये कागज पुराने हैं, उसने कहा, लेकिन असली लग रहे हैं। हमें पुराने रिकॉर्ड से मिलाना पड़ेगा। 2 दिन का वक्त लगेगा। 2 दिन? अलीना की आवाज में एक छोटी सी बेचैनी थी। पैसा कम था, शहर में रुकने की जगह नहीं थी। अयान ने धीरे से कहा, हम कहीं मस्जिद के सहन में रात बिता लेंगे। तहसीलदार ने उन्हें देखा, शायद उनकी मासूमियत ने दिल को छुआ। उसने कहा, मस्जिद के पीछे एक छोटा मुसाफिर खाना है, वहां रुक जाओ। कल सुबह तक मैं रिकॉर्ड देख लूंगा। रात को मुसाफिर खाने का मंजर अजीब था। छोटी छोटी चारपाइयां, एक तरफ रोशनी का धीमा सा बल्ब और कुछ मुसाफिर जो अपने सफर के किस्से कह रहे थे। अलीना ने अपनी रोटी और गुड़ का डिब्बा खोला। अयान ने 2 टुकड़े किए, एक अलीना को दिया, एक खुद खाया। फिर डायरी खोली और लिखा, शहर का सफर कठिन है, लेकिन अल्लाह के नाम पर निकले हैं तो खौफ कैसा। उस रात अयान ने सपना देखा। उसने देखा कि माँ एक चमकदार रोशनी के पीछे खड़ी है, हाथ उठाकर दुआ कर रही है और कह रही है, बच्चों सब्र करो, अल्लाह का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन उसका फैसला बेइंसाफ नहीं होता। सुबह होने वाली थी। मुसाफिर खाने बाहर से एक सिपाही आया और बोला, तहसीलदार साहब बुला रहे हैं, फैसला हो गया है। अलीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। अयान ने डायरी बंद की और बोला, दीदी, जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। लेकिन जब दोनों दफ्तर के अंदर पहुंचे तो तहसीलदार के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उसने कागज सामने रखे और धीरे से कहा, तुम्हारे दादा के नाम पर और भी कुछ जमीन निकली है, लेकिन उस पर किसी और का कब्जा है। फैसला आसान नहीं दीदी। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी सब्र करना होगा। और उस पल से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, कब्जे की, सच की और ईमान की। शहर के दफ्तर से निकलते वक्त अलीना के दिल में अजीब सी गांठ बांध गई थी। एक तरफ उम्मीद थी कि अल्लाह ने फैसले का एक नया रास्ता खोला है, और दूसरी तरफ डर भी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। तहसीलदार ने जो कहा था उसका मतलब साफ था। जमीन उनके दादा के नाम पर थी, लेकिन उस पर अब किसी और का कब्जा था। अलीना ने मुसाफिर खाने के बाहर बैठकर पानी पिया। अयान डायरी खोलकर लिख रहा था, हक मिलने से पहले इम्तिहान मिलता है। शायद ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। उसके छोटे छोटे लफ्ज हवा में गूंज रहे थे, जैसे दुआओं के पर होते हैं। दोपहर तक अलीना को पता चला कि जिस आदमी ने जमीन पर कब्जा किया है उसका नाम समीर खान है। एक अमीर और ताकतवर आदमी जो शहर के करीब ही रहता था। लोग कहते थे उसका सिर्फ पैसा नहीं, सियासत पर भी असर था। उसके घर के बाहर खड़े होने का मतलब ही था कानून और ताकत दोनों से 2-2 हाथ करना। अलीना ने सोचा, क्या 2 मासूम बच्चे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं? लेकिन फिर मां की याद आई, अल्लाह पर यकीन रखो, सब्र करो। ये लफ्ज उसके दिल को फिर मजबूत कर गए। शाम तक अलीना और अयान समीर खान के हवेली नुमा घर के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर बड़ी बड़ी रोशनियां, अंदर से शोर शराबा, महफिल जारी थी। जब अलीना ने दरवाजा खटखटाया तो एक नौकर बाहर आया। उसने अलीना को देखा, फिर अयान को देखा और ठंडी नजर से बोला, क्या चाहिए? अलीना ने सीधे और साफ अल्फाजों में कहा, यह जमीन जो हमारे दादा के नाम पर थी उस पर आपका कब्जा है, हम सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं। नौकर हंस पड़ा। हक? उसने ताना मारा। बच्ची, हक कागजों से नहीं मिलता, ताकत से मिलता है। अयान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये अल्फाज सुनकर अंदर से एक आदमी आया, समीर खान। उसका कद लंबा, चेहरा सख्त और आंखों में ऐसा घमंड जैसे जमीन और आसमान दोनों उसके नाम लिखे गए हों। उसने हाथ के इशारे से नौकर को चुप करवाया और अलीना से कहा, तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है, ये जमीन अब मेरी है, जाओ खेलने जाओ।
अलीना के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा उभरा, लेकिन फिर उसने सब्र की सांस ली। अगर कागज असली हैं, उसने धीरे से कहा, तो फैसला का कानून करेगा, ना आपका घमंड, ना हमारी कमजोरी। समीर खान थोड़ा तंज से हंसा। कानून? कानून पैसा देखकर चलता है बेटी, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उस वक्त अयान ने अपनी डायरी से एक पुराना कागज निकाला, वही कागज जो सादिक मियां के दोस्त ने दिया था, जिसमें लिखा था, ये जमीन सादिक मियां की नस्ल के लिए है। उस कागज पर मुहर भी लगी थी। समीर खान ने कागज देखा फिर हंसा। ये कागज पुराने हैं, इनकी कीमत शहर की अदालत तय करेगी, चलो देखेंगे। उसकी आवाज में मजाकत भी था और थोड़ी सी बेचैनी भी, जो उसने छुपाने की कोशिश की। उस रात अलीना और अयान वापस मुसाफिर खाने आए। उनका सफर लंबा हो चुका था, लेकिन अब लड़ाई और गहरी होने वाली थी। अयान ने डायरी खोली और लिखा, घमंड हमेशा गिरता है, शायद ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, उसके घमंड के गिरने के लिए है। सुबह तहसीलदार ने उन्हें बुलाया। बच्चों, उसने कहा, अदालत फैसला करेगी, लेकिन तुम दोनों को गवाह चाहिए। क्या तुम्हारे दादा के जमाने का कोई गवाह है? अलीना ने सोचा, फिर याद आया, गांव का एक बूढ़ा आदमी, रहमत चाचा, जो उनके दादा के साथ खेतों में काम करता था। शायद वही सच का सबूत दे सके। और उसी वक्त एक नई कड़ी शुरू हुई, गांव के गवाह को शहर लाने की, उसकी जुबान से सच बुलवाने की, और फैसले को अल्लाह के नाम पर तय करवाने की। सुबह का आसमान बिल्कुल साफ था। रात की बारिश ने मिट्टी की खुशबू को हवा में घुला दिया था, और शहर के कोने में वो मुसाफिर खाना, जहां अलीना और अयान 2 दिन से ठहरे थे, वहां एक अजीब सी खामोशी थी। आज फैसले का दिन था। आज सच और झूठ, घमंड और यकीन के बीच आखिरी लड़ाई होने वाली थी। अलीना ने सुबह उठकर चूल्हे पर थोड़ा पानी गर्म किया, रोटी का आधा टुकड़ा अयान को दिया। दोनों चुपचाप खाते रहे। आंखों में नींद कम थी, लेकिन जज्बा ज्यादा था। अयान ने डायरी खोली और लिखा, आज हम जीत के लिए नहीं, सच के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह पर यकीन है, वही फैसला करेगा। शहर के अदालत जाने से पहले अलीना गांव की तरफ दौड़ती है। उससे रहमत चाचा को लाना था, वही गवाह जो उसके दादा के जमाने का था, जो जमीन के हक का असली सबूत दे सकता था। रहमत चाचा 70 साल का बूढ़ा आदमी था, सफेद धोती, कुर्ता और चेहरे पर गहरी लकीरें। आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन जुबान अब भी सच के लिए तैयार थी। अलीना ने उनके पैर छूकर कहा, चाचा, आपके बिना हम हार जाएंगे, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? रहमत चाचा ने लंबी सांस ली। बेटी, उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे दादा को वो जमीन खरीदते हुए। मैं गवाही दूंगा, सच को कोई पैसा नहीं खरीद सकता। 2 घंटे बाद अदालत के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। शहर के लोग भी देखना चाहते थे कि 2 अनाथ बच्चे, जिनके पास न पैसा है न ताकत, कैसे एक बड़े जमींदार को चुनौती दे रहे हैं। अंदर जज साहब बैठे थे, साफ चेहरा, मोटी मूंछ और आंखों में वो सख्ती जो कानून की कुर्सी के साथ आती है। समीर खान एक महंगी कुर्ते में अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके लॉयर के हाथ में कागजों का ढेर था। उसका चेहरा अब भी घमंड से भरा हुआ था, जैसे फैसला उसके पक्ष में ही होगा। अलीना और अयान सामने खड़े थे। उनका चेहरा साफ था, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। जज ने पहले समीर खान के लॉयर से कहा, अपनी बात रखिए। लॉयर ने कागज हिलाकर कहा, यह जमीन अब समीर खान के नाम पर है, पुराने कागजों की कोई कीमत नहीं। जज ने अलीना की तरफ देखा, तुम कुछ कहना चाहती हो? अलीना ने अपने बैग से वो पुराने कागज निकाले, सादिक मियां का पर्चा मुहर के साथ। फिर उसने धीरे से कहा, ये कागज हमारे दादा के हैं, ये जमीन उनकी मेहनत की है, हम भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक। तभी रहमत चाचा आगे बढ़े। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज साफ थे। जज साहब, उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूं। ये जमीन सादिक मियां ने अपने खून पसीने से ली थी। समीर खान के बाप ने कभी पैसा दिया होगा, लेकिन सिर्फ मजदूरी का। जमीन का हक उनका नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। समीर खान के चेहरे का रंग बदला। उसके लॉयर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जज ने हाथ उठाकर उसे रोका। जज ने पुराने कागजों को ध्यान से देखा, फिर तहसीलदार के रिकॉर्ड मंगवाए। 2 घंटे तक कागजों की जांच होती रही। हर कागजे, हर मुहर, हर गवाही को देखा गया। शाम होने लगी। सूरज का रंग लाल हो रहा था जब जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत फैसला करती है कि जमीन का असली हक सादिक मियां की नस्ल का है। समीर खान का कब्जा गैर कानूनी है।
जमीन तुरंत अलीना और अयान के नाम दर्ज की जाए। अदालत के अंदर लोगों की आवाजें गूंज उठी। अलीना की आंखों से आंसू बह गए। अयान ने डायरी खोली और लिखा, अल्लाह पर यकीन रखो, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी एक रास्ता उसकी तरफ से खुलता है। समीर खान ने बिना कुछ कहे अदालत छोड़ी। उसके चेहरे का घमंड धूल में मिल चुका था। गांव वापस लौटकर अलीना और अयान ने मस्जिद के चबूतरे पर सजदा किया। उन्होंने दुआ की, या रब, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। तूने हमारे लिए इज्जत का रास्ता खोला। हमें कभी घमंड न दे, हमें सिर्फ शुक्र करना सिखा। रहमत चाचा ने उनके सर पर हाथ रखा। बेटी, उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सब्र और यकीन से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा, वो जमीन जहां कब्जा था अब अलीना और अयान के लिए एक नई जिंदगी का रास्ता बन गई थी। वहां खेती शुरू हुई, एक छोटा मकान बना, और जब पहली बार गेहूं के दाने उस जमीन से निकले, अलीना ने अपनी मां की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, देखो अम्मी, आपकी दुआओं का फल मिल गया। अयान ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जिंदगी ने सिखाया, पैसा, ताकत और दुनिया का घमंड सब एक दिन गिरता है, मगर अल्लाह पर यकीन कभी नहीं गिरता। वही असली ताकत है। और इस तरह दो मासूमों की यह कहानी सिर्फ जमीन के हक की नहीं रही, बल्कि सब्र, यकीन और इंसाफ की जीत की मिसाल बन गई।